सुप्रभात बच्चों, आप सभी का दिन मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ एकादशी कक्षा में, संस्कृत की कक्षा में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। प्यारे बच्चों, यूनिट 2 पाठ्यक्रम में हम संधि प्रकरण के अंतर्गत जो विषय पढ़ने जा रहे हैं उसमें स्वर संधि और विसर्ग संधि को निर्धारित किया गया है। स्वर संधि में दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि और प्रकृति भाव ये संधियां सम्मिलित की गई हैं। ये सभी स्वर संधि के अंतर्गत आती हैं। और विसर्ग संधि के अंतर्गत सत्व विसर्गों का स करना, दंत्य, ओत्व विसर्गों का ओ करना, रुत्व विसर्गों का र करना, लोप विसर्गों का लोप करना, विसर्गस्य स्थाने स विसर्ग के स्थान में दंत्य स करना, विसर्गस्य स्थाने श विसर्गों के स्थान में तालव्य श करना और विसर्गस्य स्थाने श विसर्ग के स्थान में श करना, मूर्धन्य। ये विषय, ये संधियां यूनिट 2 पाठ्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित की गई हैं। तो आइए पढ़ते हैं यूनिट 2 के अंतर्गत पाठ्यक्रम में निर्धारित की गई संधियां इस पीरियड में, इस कालांश में, इस कक्षा में। प्यारे बच्चों, देखिए, स्वर संधि पर मैं अधिक चर्चा नहीं करूंगा, केवल परिभाषा नाम मात्र से ही आपको बताई जाएगी, क्योंकि ये संधि आप 8वीं कक्षा, 9वीं कक्षा, 10वीं कक्षा और 7वीं कक्षा से भी पीछे की कक्षाओं को देखें तो आप आरंभ से ही इन संधियों को पढ़ते आ रहे हो। तो इन संधियों पर चर्चा करना पिष्ट पेषण, अर्थात बार बार उनको घुमाना, इस तरह की स्थिति हो जाएगी। तो पहले संधि की परिभाषा, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। जैसे वेद जमा अंतः, वेदांतः, प्रति जमा एकम, प्रत्येकम, मधु जमा अरि, मध्वरी। इस प्रकार की ये जो संधियां हैं, हम इन संधियों को, स्वर संधियों के अंतर्गत इन उदाहरणों को देखते हैं। इनमें सबसे पहले जो संधि है वह है दीर्घ संधि। जब समान स्वरों का मेल होता है तो उसमें जिनके आभ्यंतर प्रयत्न समान हो और जिनके उच्चारण स्थान समान हो, वहाँ पर ही दीर्घ संधि हुआ करती है। तो दीर्घ संधि में अ आ, ई ई, उ ऊ, री री, ये जो प्राथमिक स्वर है अ, ई, उ, री, इनके आगे यही समान स्वर आ जाए, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो परिणाम आता है वह दीर्घ में आता है। जैसे वेद जमा अंतः, वेदांतः, धर्म जमा अधिकारी, धर्माधिकारी। इस प्रकार दीर्घ संधि आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो नंबर 1 पे, देव जमा आलय, देवालय, हेम जमा आलय, हिमालय, विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी, विद्या जमा आलय, विद्यालय, दया जमा आनंद, दयानंद। तो ये अ और आ, या अ जमा आ जमा आ, इनके संयोग है, इनके मेल है। इनको मिलाने पर
आ परिणाम आता है। उसी प्रकार से जब ई और ई को मिलाएंगे तो उसका परिणाम दीर्घ ई में आएगा। मुनि प्लस इंद्र मुनीन्द्र, गिरी जमा ईश्वर गिरीश्वर, लक्ष्मी जमा इच्छा लक्ष्मी इच्छा, गुरु जमा उपदेश गुरुपदेश, भानु जमा उदय भानुदय, सिंधु जमा उर्मी सिंधुर्मी। तो इस प्रकार से ई का हमने पढ़ा, ओ का पढ़ा, री का इसी तरह से पितृ जमा ऋणम पितृणम। दूसरी जो संधि है वो गुण संधि है। गुण संधि में क्या है, अ या आ के बाद यदि ई आए तो उसका परिणाम ए हो जाता है। अ या आ के बाद ओ या ऊ हो तो उसका परिणाम ओ हो जाता है। और अ या आ के बाद री या री आए तो उसका परिणाम अर हो जाता है। अ और आ के बाद यदि री आए तो उसका परिणाम अल हो जाता है। इनके उदाहरण आप देख सकते हैं, उपेंद्र सुरेश महेंद्र महेश्वर, सूर्योदय तवोर्मी गंगोदकम, यमुनोर्मय यमुना जमा उर्मय, देव जमा ऋषि देवर्षि। तो ये इस प्रकार के तव जमा लरिकार है तवल लकार है, मामा जमा माला जमा लरिकार है मालल लकार है। ये दूसरी संधि है। तीसरी है वृद्धि संधि। वृद्धि में क्या है, अ या आ से परे ए या आई आए तो आई परिणाम हो जाता है। अ या आ से परे यदि ओ या औ आए तो औ परिणाम हो जाता है। इसे वृद्धि संधि कहते हैं। और संस्कृत व्याकरण में इसके जो नियम है वो इन शब्दों से पढ़े जाते हैं, वृद्धिरादाइच और वृद्धिरेचे। उदाहरण के तौर पर अद्य जमा एव अद्यैव, तव जमा एव तवैव, मम जमा एव ममैव, सदा जमा एव सदैव, तथैव, तवैश्वर्यं महैश्वर्यं, ममौषधिः महौदार्यं जनौदार्यम। इस प्रकार से आप यहाँ पर ये संधि आप देख सकते हैं। जो चौथे नंबर पे संधि है वो है यण संधि। यण संधि में 4 स्वर हैं, ई उ री री। इन 4 स्वरों से परे यदि असवर्ण स्वर आए तो क्रमशः, अर्थात अस्वर्ण का मीनिंग क्या है, असमान स्वर। ई के आगे ई नहीं होना चाहिए, ऊ के आगे ऊ नहीं होना चाहिए, फिर तो दीर्घ हो जाएगी। तो यदि इससे भिन्न स्वर यदि आगे आते हैं तो यण आदेश होता है। और यण में क्या हो जाता है, ई को य हो जाता है, ओ को व हो जाता है, री को र हो जाता है, री को ल हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, बार बार पढ़ते आ रहे हैं तो कुछ नई बात नहीं है। यदि जमा भी यद्यपि, प्रति जमा एकम प्रत्येकम, इति जमा आदि इत्यादि, देवी जमा अर्पणम देव्यार्पणम। इस प्रकार से पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा, लृ जमा कृति लाकृति ही। अयादि संधि में क्या है, इसमें भी 4 स्वर हैं, परंतु यण संधि वाले जो स्वर हैं वो ई उ री री है, और अयादि वाले जो स्वर हैं ए ऐ ओ औ। इनके बाद कोई स्वर आए तो क्रमशः ए को अय हो जाता है, ऐ को आय हो जाता है, ओ को अव हो जाता है, और औ को आव आदेश हो जाता है। इसके लिए जो संस्कृत में नियम बनाया गया है उसको संस्कृत में परिभाषित किया गया है इस शब्द से, जिसका नाम है एचो अयवायावह। अब ध्यान रख दीजिएगा, इसमें या तो एक तरफ या दोनों तरफ निरर्थक शब्दों का होना आवश्यक है, उसी में ही अयादि संधि होती है। एक तरफ तो होना अनिवार्य है, जैसे ने जमा अनम, दोनों तरफ ना ने का कोई अर्थ है, निरर्थक है, अनम भी निरर्थक सा ही है। तो इस प्रकार से ने जमा अनम नयनम, पो जमा अनम पवनम, पौ जमा अकह पावकह। तो ये आप पहले पढ़ चुके हो। इसके बाद है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि में क्या है, पद के अंत में यदि ए या ओ हो तो उसके आगे यदि ह्रस्व अ हो तो उस अ का अवग्रह लग जाता है, और अवग्रह में उल्टे एस की तरह जो इंग्लिश का चिन्ह है वो लगा दिया जाता है। अवग्रह बोलते हैं उसको संस्कृत में। जैसे साधो जमा अत्र साधोत्र, अब इसकी उच्चारण नहीं होता, इस अ को साइलेंट पढ़ा जाता है संस्कृत में जब संधि हो जाती है, और जब विच्छेद हो जाता है तो उसको फिर दोबारा से
उसको बोला जाता है, पढ़ा जाता है, परंतु संधि में ये साइलेंट हो जाता है। साधो जमा अत्र साधोत्र, भावो जमा अत्र भावोत्र, को जमा अत्र कोत्र, कवये जमा अस्ति कवयेस्ति, मनवे जमा अस्ति मनवेस्ति, जले जमा अत्र जलेत्र। इस प्रकार ये अयादि संधि, पुरुरूप संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, तो ये स्वर संधि हम पढ़ चुके हैं। व्यंजन संधि को अभी हम यूनिट 2 के अनुसार अभी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आप इसका अभ्यास कीजिएगा। ये आपके पाठ्यक्रम में एनुअल में आएगी। इसमें इसके अंतर्गत श्रुत्व है। यदि शकार के बाद च वर्ग आता है, श और च के साथ यदि श और त वर्ग आता है तो उसको श और च वर्ग आदेश हो जाता है। इसको श्रुत्व संधि कहते हैं। इसके उदाहरण है सच्चित, सच्चित्रम, तच्छ्रुत्वा, सार्ंगिंच, निश्चितम, महच्चरित्रम, एतत् शरीरम, एतत् जमा शरीरम। इस तरह से अनुस्वार संधि में यदि पद के अंत में म हो, हलंत म हो, उसके बाद कोई व्यंजन आए तो म के अनुसार स्थान पर अनुस्वार हो जाता है, उसको अनुस्वार संधि कहते हैं। जैसे हरिम जमा वंदे, हरिम वंदे। अभी यूनिट 2 में नहीं है ये संधि भी, तो इस पर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। इसी प्रकार से ये उदाहरण इसके दिए गए हैं। अब आ जाती है विसर्ग संधि। विसर्ग की बात करते हैं। विसर्ग में हमारे सबसे पहले तो 4 भाग हैं। पहला है उत्व, दूसरा है सत्व, तीसरा है रुत्व और फिर चौथा है लोप। सत्व, उत्व, रुत्व और लोप। तो उत्व में क्या है? उत्व का अर्थ है विसर्गों का ऊ होना, अर्थात ओ होना। ये ऊ का मतलब यहाँ पर ओ ही समझा जाए। यदि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में किसी वर्ग का तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण हो तथा यरलवह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। जैसे गुण जमा, जैसे गुण में हो जाता है ना अ जमा ओ, तो उसी तरह से जैसे देव जमा अपि, देवोपि। अब यहाँ पे देखिए ये विसर्ग का ओ हो गया है। मोहनः जमा हसति, मोहनो हसति। सह जमा अपि, सोऽपि। मोहनः जमा अगच्छत्, मोहनो गच्छत्। कः जमा अयं, कोऽयं। रामः जमा अवदत्, रामोऽवदत्। सः जमा अभवत्, सोऽभवत्। बालकः जमा अपश्यत्, बालकोऽपश्यत्। तो ये था हमारा विसर्गों का ओ करना। इसके बाद है बच्चों दूसरा भाग विसर्गों का स करना। यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो, उससे परे च या छ हो तो विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग से परे ट या ठ हो तो विसर्ग का मूर्धन्य श हो जाता है। और विसर्ग से परे त या थ हो तो विसर्ग का दंत्य स हो जाता है। ये बात मैं आपको 10वीं कक्षा में भी बता चुका हूँ, तो ये कोई नई बात नहीं है। देखिए त या थ विसर्ग के बाद यदि आते हैं तो विसर्ग को स हो जाता है, इसको हम दंत्य श कहेंगे। उसके बाद यदि च या छ हो तो विसर्गों का तालव्य श हो जाता है। ट या ठ हो विसर्ग से के बाद तो विसर्गों के स्थान पर मूर्धन्य, जिसको हम कटे पेट वाला श भी कहते हैं, ये आदेश हो जाते हैं। अभी इनको देख लीजिए। मनः जमा ताप, तो यह त आ गया विसर्ग के बाद तो विसर्ग के स्थान पर स हो जाता है। मनस्ताप। रामः जमा टिकते,
अब ये ट ठ आ गए तो मूर्धन्य वाला श होगा रामष्टीकते। बालः जमा छात्रः, च छ आने पर तालव्य श होगा। बालश्छात्रः, कः जमा चोरः, कश्चोरः। तो ये बातें आप यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उदाहरण के तौर पर आप इसको समझ सकते हैं। अब तीसरा भाग जो है वो है विसर्गों का र करना, जिसको हम रुत्व कहते हैं। इसका भी देखिए नियम वही है, थोड़ा थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़ करके, अब आ से भिन्न की बात हो रही है, कोई स्वर हो, आ नहीं होने चाहिए, उसके परे कोई भी स्वर आए, विसर्ग से परे आ से भिन्न स्वर हो, परंतु विसर्ग के बाद कोई भी स्वर हो, या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, यर लव ह हो, तो इनमें से एक वर्ण हो जाता है विसर्ग को र होना। जैसे भानु जमा अयम, भानुरयम। मुनिः जमा गतः, मुनिर्गतः। मुनिः जमा मान्य, मुनिर्मान्य। साधुः जमा गतः, साधुर्गतः। शत्रुः जमा हन्ति, शत्रुर्हन्ति। मुनिः जमा आगतः, मुनिरागतः। तो ये है विसर्गों का र करना। इसको और अच्छे से समझने के लिए ये जो तालिका दी हुई है लास्ट में, ये देखिए, आप इसको समझ सकते हो। उत्व में क्या क्या होना चाहिए, सत्व को क्या क्या होना चाहिए, रुत्व को क्या क्या नियम है, और लोप को क्या क्या नियम है। ये तो है शॉर्ट वे। इसके साथ साथ बच्चों, मैंने एक विस्तृत जानकारी के लिए, जो बच्चे गहनता से पढ़ना, जो परीक्षा के तौर पर पढ़ना चाहते हैं, तो वो संधि का इतने से भी काम चल सकता है। और इसमें नोट भी लिखा हुआ है, ये ध्यान रखें, ये केवल नियम संधि को जानने के लिए हैं। जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल आएंगे, यही उदाहरण हो। उदाहरण तो पाठ पर आधारित होंगे, जो आपके पाठ में शब्द है ना, उनमें जो जो संधियाँ हैं, वो उदाहरण आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। उस तरह के उदाहरण हमेशा आया करते हैं। परंतु जब तक आप नियम नहीं समझ लेंगे, तब तक आप इसमें ऐसे ही त्रुटियां करते रहते हैं। तो उन त्रुटियों से बचने के लिए जितना ज़्यादा अभ्यास हो, वह लाभ प्रदान करता है, लाभान्वित करता है। तो और अधिक उदाहरण के लिए जो विस्तृत जानकारी है संधि की, हम यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर गुण संधि के ही, दीर्घ संधि के ही कितने सारे उदाहरण हैं। ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, ये दीर्घ। अब इसके बाद गुण संधि के इतने सारे, ये मैंने दूसरा PDF खोला है। मैं आपको इस चैप्टर में ये दोनों तरह के PDF डालूंगा। एक सरल संधि है, एक है जिसमें पूरा विस्तार से संधि पर चर्चा हुई है। विसर्ग, व्यंजन और स्वर, इनमें आपको अपेक्षाकृत उदाहरण, एग्जाम्पल्स ज़्यादा मिलेंगे, और जो अभी पहले मैंने पढ़ाया है उसमें एग्जाम्पल कम है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों, यूनिट 2 के इस संधि प्रकरण में आप लाभान्वित हुए होंगे। आज की कक्षा में हमने स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, हाँ एक संधि और है प्रकृति भाव, जिसको मैं चर्चा करना रह गया था, और ये नई संधि है। प्रकृति भाव क्या है, यहाँ पर ये संधि है प्रकृति भाव। आइए इस पे पढ़ लेते हैं। प्रकृति भाव द्विवचनांत ई, उ तथा ए, अर्थात ऐसे शब्द जिनको द्विवचन में पढ़ा गया है, और वो 3 में ही होने चाहिए, जिनके एंड में या तो ई हो, या उ हो, या ए हो। ऐसे शब्द अंत वाले शब्दों के पश्चात स्वर आने पर उनमें प्रकृति भाव संधि हो जाती है, अर्थात कोई बदलाव नहीं होता। उ वाले, ई वाले और ए वाले,
इन 3 तरह के जो शब्द हैं, और यदि वो द्विवचन में पढ़े गए हैं तब हम उसमें बदलाव नहीं करेंगे। जैसे विष्णु है, विष्णु में शब्द कौन सा है? ऊ वाला है। जैसे हरि है, हरि कौन सा शब्द है? ई वाला है। जैसे गंगे, गंगे कौन सा शब्द है? गंगा, गंगे, गंगा द्विवचन में गंगे ए वाला है। तो ई वाला, ए वाला और ऊ वाला जब द्विवचन में हो, प्लस से परे भी द्विवचन हो, प्लस के बाद भी द्विवचन के शब्द हों, तो उन दोनों में किसी दूसरा रूल वहाँ पर लागू नहीं होगा। अब जैसे एक उदाहरण से समझ लीजिए, यह है मुनि जमा इमऊ। अब मुनि शब्द द्विवचन है प्रथमा विभक्ति का, और इमऊ भी इदम शब्द का पुल्लिंग का द्विवचन है। तो ये दोनों ई और ई मिलके दीर्घ संधि होनी थी यहाँ पर। मुनि का जो ई है और ई इमऊ का ई है, परंतु ये मुनि का द्विवचन भी है, मुनि भी द्विवचन में है और इमऊ भी द्विवचन है में होने के कारण यहाँ पर बच्चों दीर्घ संधि नहीं होगी। दीर्घ संधि की बजाय यहाँ पर प्रकृति भाव होगा। अब प्रकृति भाव का मतलब ये है कि जैसे शब्द हैं केवल बीच में से प्लस का चिन्ह हटा दो और उनको एज इट इज लिख दो। इससे ऊपर लिखा हुआ लते जमा एते, तो यहाँ भी लता लते द्विवचन है, एतौ एते ये भी द्विवचन है, या एतत एते या ऐशा एते, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह हट जाएगा। पहले का उत्तर होगा लते एते, दूसरे का उत्तर होगा मुनि एमऊ। तो ये है प्रकृति भाव। तो आज हमने दीर्घ पढ़ा, गुण पढ़ा, वृद्धि पढ़ी, यण पढ़ी, ये संधियाँ पढ़ी हमने, अयाधि, प्रकृति भाव। विसर्ग संधि में भी हमने विसर्गों का स करना, विसर्गों का उत्व करना, रुत्व करना, लोप करना, और विसर्गों का स, श और श करना आज की कक्षा में हमने पढ़ा। और आप इसको अच्छे से मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे, सीखेंगे और परीक्षा में लाभान्वित होंगे। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन मंगलमय हो।